हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से नॉर्मली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहाँ पर भारत के इतिहास वाले जो भी सिलेबस हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं डलहौजी की हड़प नीति के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंटों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे सिविल सर्विसेज की जो प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासेज हैं उनको ज़रूर देखें। और क्लास को पूरा करने के बाद ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। देखिए, यहाँ से नॉर्मली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम इसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे और थोड़े से समय में इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति क्या है। हड़प नीति क्या है? तो ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में व्यापक रूप से अपनाई गई। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि लॉर्ड डलहौजी भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। और कब से कब तक था वो? 1848 से 1856 तक था। और उसने इस हड़प नीति को क्या है, व्यापक रूप से अपनाया। और इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना इसका उद्देश्य था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना और ब्रिटिश शक्ति का विस्तार करना था। कि भाई अंग्रेजों की जो शक्ति थी उसका विस्तार करना इस हड़प नीति का उद्देश्य था। इसीलिए डलहौजी ने इस हड़प नीति को क्या है, भारत में लागू किया। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है कि डलहौजी जो गवर्नर रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक। और देखिए, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी ही था। अब हम बात करते हैं हड़प नीति के क्या सिद्धांत थे। हड़प नीति के क्या सिद्धांत थे? हड़प नीति को उसने लागू किया तो किन बातों को बोला? पहला था उत्तराधिकार का अभाव। यानी इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि यदि किसी भारतीय शासक का कोई प्राकृतिक या जैविक अधिक उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं होता है, यानी कि उसका मतलब मूल वंशज नहीं है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। यानी कि उसने ये कहा था कि यदि कोई भारतीय शासक का कोई वास्तविक पुत्र नहीं है, तो उसका जो राज्य है, यदि वो राजा मर जाएगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। तो इससे क्या है, राजाओं में और जनताओं में क्या हो गया, रोष व्याप्त हो गया, संतोष मिला। उनको उनको गुस्सा आने लगा कि भाई ये क्या बात हुई कि जबरदस्ती अपने राज्य में हम मिला लिया जाएगा। दूसरा, इस नीति में यह कहा गया, गोद लेने पर प्रतिबंध रखा गया। भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान राजा अक्सर पुत्र गोद लेते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन डलहौजी की नीति ने इसे गोद लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। दत्तक पुत्र को केवल अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना जाता था, न कि राज्य का। यानी जो दत्तक पुत्र है, उसका जो पालक पिता है, उसकी निजी संपत्ति में ही उसका अधिकार होगा, पूरे राज्य पर उसका अधिकार नहीं होगा। उसे राजा की उपाधि या पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो गोद लेने पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगा दिया इस नीति के तहत। तीसरी जो थी, ब्रिटिश स्वीकृति अनिवार्य। यदि किसी राज्य का शासक पुत्र गोद लेना भी चाहता था तो उसे ब्रिटिश सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती थी, जो अक्सर नहीं मिलती थी। अब एक बात बताइए, जब अंग्रेजों का उद्देश्य ही यही था कि भाई हमें राज्यों को अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन लाना है, तो वो गोद लेने की अनुमति देंगे ही क्यों? इसीलिए गोद लेने का अधिकार जो था वो नहीं मिलता था, अनुमति देते ही नहीं थे। चौथा था विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का विभाजन। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा। वे राज्य जो कभी मुगल या मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे और स्वतंत्र थे, एक श्रेणी थी। दूसरा, वे राज्य जो मुगल या मराठा के अधीन थे लेकिन बाद में ब्रिटिश संरक्षण में आ गए, दूसरे तरह के राज्य थे। और तीसरे राज्य थे वे राज्य जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो ये 3 तरह के राज्य इस हड़प नीति के तहत बनाए गए थे। पहले तरह के राज्य जो मुगल या मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे। और दूसरे मुगल या मराठा साम्राज्य के अधीन थे। और तीसरे जिन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया, जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। इस नीति को मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी श्रेणी के राज्यों पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। पहले राज्यों पर लागू नहीं किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
कि भाई हड़प नीति को उन राज्यों पर लागू नहीं किया गया जो राज्य कभी मुगल या मराठा के अधीन नहीं थे। स्वतंत्र राज्य थे, उन पर हड़प नीति को लागू नहीं किया गया। हड़प नीति के तहत विलय किए गए प्रमुख राज्य। डलहौजी ने इस नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इनमें प्रमुख राज्य थे। सबसे पहले मिलाया सतारा को 1848 में, यह हड़प नीति का पहला शिकार बना। सबसे पहले किसको मिलाया? 1848 में सतारा को, फिर जैतपुर और संबलपुर, पहले जैतपुर को फिर संबलपुर को 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य, जो इस नीति के कारण 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना, झांसी, फिर नागपुर को 1854 में। इसके अतिरिक्त डलहौजी ने कुछ राज्यों को कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, यानी कि अब जो राज्य हड़प नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गए वो तो आ ही गए, लेकिन जो राज्य अच्छे चल रहे थे उन पर यह आरोप लगाया कि तुम शासन सही नहीं कर रहे, जनता को प्रताड़ित कर रहे हो, तो उनको जबरदस्ती अपने राज्य में मिलाया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अवध को 1856 में जबरदस्ती क्या कर लिया गया? कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। बरार को 1853 में मिलाया। हालांकि यह सीधे तौर पर हड़प नीति के तहत नहीं था, लेकिन यह भी डलहौजी की विस्तारवादी नीति के ही क्या थे? हिस्से थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई हड़प नीति के तहत राज्यों का क्रम पूछा जाता है। हड़प नीति के तहत क्या पूछा जाता है? राज्यों का क्रम, कि किस किस राज्य को कब कब मिलाया गया। हड़प नीति के क्या परिणाम निकले? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के भारतीय राज्यों और लोगों पर गंभीर परिणाम हुए। भारतीय शासकों में असंतोष फैला। इस नीति ने भारतीय राजाओं और राजकुमारों में भारी असंतोष पैदा किया, क्योंकि उन्हें यह डर था कि उनके राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे, और यही हड़प नीति 1857 के विद्रोह का कारण बनी। यह नीति 1857 के सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे शासक, जिनके राज्य हड़प लिए गए थे, इस विद्रोह के प्रमुख नेता बने। तो कहीं न कहीं यह हड़प नीति जो थी वो 1857 के विद्रोह का क्या बनती है? कारण बनती है। और क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस नीति के कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ और कंपनी की शक्ति में वृद्धि हुई। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़े? विलय किए गए राज्यों में ब्रिटिश प्रशासन लागू किया गया, जिससे स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन बदल गए। अब अंग्रेज निश्चित करते थे कि भाई लोग कैसे रहेंगे, कितना उनको टैक्स देना है, और अंग्रेजों ने क्या किया? आर्थिक शोषण किया। लोगों को क्या किया? आर्थिक शोषण किया, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया। अंततः 1857 के विद्रोह के बाद 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा हड़प नीति को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया। 1859 में हड़प नीति को कौन वापस लेता है? लॉर्ड कैनिंग लेता है। इस नीति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता और विस्तारवादी लालच को उजागर किया और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई किस वॉयसराय ने, क्योंकि अब 1858 के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया, वॉयसराय पद का सृजन किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में हड़प नीति को क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो ये ईयर भी पूछी जा सकती है और वॉयसराय का नाम भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हड़प नीति के तहत जो विलय किए गए राज्य थे उनका क्रम क्या है। ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। क्रम कौन सा है? सतारा 1800, सबसे पहला जो है वो राज्य कौन था? सतारा 1848, फिर जैतपुर 1849, फिर संबलपुर 1849, जैतपुर पहले संबलपुर बाद में, फिर बघाट 1850 में, फिर फिर उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। ध्यान दीजिए, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। इसको देखो याद रखने का तरीका यह है कि सजे संभलकर बघाट, उदयपुर झांसी नागपुर में, ऐसे याद रखना। सजे, तो सजे मतलब सतारा जैतपुर, संभल मतलब संबलपुर, और बघाट कौन सज रहा है? बघाट सज रहा है। तो सजे संभलकर बघाट, उदयपुर झांसी नागपुर में, ऐसे याद रखें। सजे संभलकर बघाट,
उदयपुर, झांसी, नागपुर में। इसको याद रखने का तरीका है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें, एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहें, तो सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में मिलाया गया। तो सजय संभलकर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर में, ऐसे याद रखें, सजय संभलकर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर में। तो दोस्तों इस तरह से डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, हड़प नीति के बारे में हमने पढ़ा। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम के लिए भारत के इतिहास के जो भी टॉपिक है उनमें इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।